हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपन जीके के पोर्शन, जो जीके वाला पोर्शन लेब असिस्टेंट में दिया गया है, उस जीके वाले पोर्शन की इस तरह से तैयारी करेंगे कि वो जीके इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकोगे यार मैंने जीके में इतने क्वेश्चन कर कैसे दिए। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तब सोचोगे यार जीके में अपने इतने क्वेश्चन कैसे बैठ गए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जीके को हम एक पीडीएफ के जरिए पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी पीडीएफ, ये देखिए सारी की सारी पीडीएफ मैंने यहाँ लगा रखी है, और बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल ईजी वे में एक एक लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन अपन पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल, जियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो अगर अपन जाने, अब स्टार्ट करते हैं अपन कि भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूगोल का नामकरण करने का जो व्यवस्थित स्वरूप है, जो उनको श्रेय दिया जाता है, वो यूनान के निवासियों को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसमें कि जो भूगोल के जो व्यवस्थित स्वरूप है, उसका श्रेय कहाँ के निवासियों को दिया जाता है, तो यूनान के निवासियों को उसका श्रेय दिया जाता है। अब इसमें देखिए लाइन टू बाय लाइन, लाइन टू बाय लाइन एक एक क्वेश्चन बनता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर लाइन में हर क्वेश्चन बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने को क्वेश्चन पुटअप करने आने चाहिए, क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। जब अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपने को क्वेश्चनों को बनाना आना चाहिए। तो इसमें हर लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरी लाइन अपन पढ़ते हैं, भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हो गया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। अब इसमें आ जाते हैं, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को माना जाता है। अगर बात करें, अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो अपन कर देंगे हिकेटियस। लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट में जो भूगोल का जनक माना जाता है, वो दोस्तों अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को माना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को। अब ये है भूगोल की अपने को जो निम्न स्तर की जानकारी मिल गई है। क्या? सबसे पहले कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले अपने को उसका जनक, उसके पिता का मालूम होना चाहिए। तो जैसे भूगोल पढ़ते हैं अपन, तो भूगोल का जनक कौन है, अब आप बिना देखे बता सको कि भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर। भूगोल का जो वर्तमान जनक की बात कर रहा हूँ, वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और जो पूर्व में जिसको भूगोल का जनक माना जाता था, वो किसको माना जाता था? हिकेटियस को। जी हाँ दोस्तों, हिकेटियस को। तो इस तरह से अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, यहाँ की यहीं जीके इस स्तर का हो जाएगा आपका कि आप सोच नहीं पाओगे कि यार अपने अपना जीके इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। हाँ, वाकई में मैं सच बात कर रहा हूँ। और अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए होगी ना, तो मैं पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले भूगोल में ब्रह्मांड को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड को जानेंगे। तो इसमें ब्रह्मांड को ही है ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को अपन जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर छोटे से छोटा अणु, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, छोटे से छोटा अणु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बन गया ना, क्वेश्चन हर लाइन में क्वेश्चन है। मैं पीडीएफ भी आपके लिए कुछ इस तरह से बनाया हूँ, इस तरह से तैयार किया हूँ कि इसकी हर लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। हर लाइन में, प्रत्येक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं से सम्मिलित, छोटे से छोटा कण होता है ना, उससे लेके बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित रूप है, उसी को अपन ब्रह्मांड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अपन बात करें तो अभी तक अपने 3 क्वेश्चन कंठस्थ हो गए। क्या? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। और भूगोल का वर्तमान जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को।
और तीसरा क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मतम कण से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना, अगर अपन पीडीएफ को पढ़ते गए ना तो अपने को क्वेश्चन इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से याद होंगे कि इससे अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जीके को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। अब अपन बात करते हैं ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं मंदाकिनी यानी गैलेक्सी किसको कहा जाता है, तो तारों का ऐसा समूह है। क्या, तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी आकाशगंगा की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा है, उसकी मंदाकिनी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है। इसका 80% भाग सर्पिला है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। जी हाँ दोस्तों, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा की सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी है उसको क्या कहते हैं, तो देवयानी कहते हैं। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वामन आकाशगंगा यानी ड्रेव गैलेक्सी नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव के द्वारा होती है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। क्या, ओरियन नेबुला। निहारिका, अब अपन बात करते हैं निहारिका किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। जो धूल और गैस होते हैं उनके बादल, मेघ यानी बादल होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। अब अपन बात करते हैं सौर मंडल की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसी तरह से जैसे जैसे आप पीडीएफ पढ़ते जाओगे ना उस तरह से आपको यहाँ की यहाँ क्वेश्चन याद होते जाएंगे। सौर मंडल में क्या पढ़ते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जहाँ जहाँ आपको ऐसे बताता जाऊँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप टिक करते जाइएगा या याद रखिएगा कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सौर मंडल की खोज किसने की थी, सौर मंडल की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो कोपरनिकस को जाता है। अब अपन बढ़ते हैं तारा। तारे उष्ण चमकते हुए गैस के भाग होते हैं। तारे उष्ण चमकते हुए गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं, ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना से 1000 गुना तक बड़े होते हैं। सूर्य से व्यास में 450 गुना से 1000 गुना तक बड़े होते हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन तो 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें जो है 5.5% होती है। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जहाँ जहाँ बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप टिक करते जाइएगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों,
अगर अपन बात करें किसी तारे की जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है, तो किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ही करना जरूर 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 शेयर करो दोस्तों, शेयर करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसको, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं बार बार लाता रहूँगा आपके लिए। और ये वीडियो ना अति इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें अपने को देखने और डायरेक्ट सुनने से याद होती है वो कभी डायरेक्ट पढ़ने से याद नहीं होती। क्योंकि जो पीडीएफ मैं एक तो आपको दिखा रहा हूँ और एक बोल रहा हूँ, तो डबल फायदे हो गए आपको। और इसका रिवीजन करने के लिए मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, तो इसको शेयर करना ना भूले दोस्तों। महत्वपूर्ण शब्दावली, लाल दानव किसे कहते हैं? ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें लालिमा दिखने लगती है। वामन तारे, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। नोवा, ये अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है, इसको नोवा तारा कहते हैं। सुपरनोवा, 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। बहुल तारे, 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। कृष्णविवर, ब्लैक होल जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? दरअसल आपने नाम सुना होगा, जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता। यह अंधर क्षेत्र को हो जाता है, इसे देखा नहीं जा सकता। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के जॉन व्हीलन ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। अब है पल्सर, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं जो चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। ध्रुव तारा, प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों, लोग बाग बूढ़े लोग जो अपने वृद्ध लोग दादाजी वादाजी थे, वो क्या करते थे कि तारे को देखकर ही दिशा का मालूम कर लेते थे कि ये उत्तर दिशा है कि दक्षिण दिशा है। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है। सप्तर्षि, सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, जो 7 तारों का समूह है, यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं सूर्य की, जो जिसको अपन सूरज भगवान के रूप में मानते हैं, वो है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखलाओं के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, इसको शॉर्ट में किस नाम से याद रखेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी जो पप्पू होता है ना, पप्पू, उसका उल्टा कर देंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, पप्पू नाम क्यों बताया मैंने, क्योंकि पृथ्वी है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ओर से है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और सूर्य की घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य की घूर्णन गति किस ओर से? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी की
पश्चिम से पूर्व की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की प्रतिमान या दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट अक्ष किरणें उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है अपना भूगोल का पार्ट फर्स्ट। अपन पार्ट सेकंड कल पढ़ेंगे। मैं कल आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आऊँगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो जी हाँ दोस्तों, मेरी एक गारंटी है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, तभी मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा इसके ऊपर, भूगोल के ऊपर। अन्यथा मैं दूसरा टॉपिक नहीं लेके आऊँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह जो ये वीडियो है ना, इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है लैब असिस्टेंट के जीके वाले पोर्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट के जीके वाले पोर्शन के लिए इस तरह का, और लैब असिस्टेंट ही नहीं, वो लोग जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए जीके का पोर्शन ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसके अलावा मानो कोई जीके वाला टॉपिक ही नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।